अब तक हमने जाना सर से कि इंटरनेशनल लेवल पर आयुर्वेद की क्या स्थिति है, क्या संभावनाएं हैं, कैसे इंटरनेशनल लेवल पर आयुर्वेद काम करता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अब हम सर से जानते हैं कि इंडिया में आयुर्वेद की क्या स्थिति है। तो सर। टीना, देखो ये बहुत अच्छी अप्रोच है। मैं इसको इस रूप में लेता हूँ कि अब तक आपने जो भी बात की वो ये इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल की, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीएमएस के विद्यार्थियों का सोचने का तरीका बदल रहा है। अब वो नेशनल लेवल पर न सोच करके अपने चैलेंजेस और अपने गोल वो इंटरनेशनल रख रहे हैं, इसलिए आपने सबसे पहले इंटरनेशनल क्वेश्चन सीखी है। गुड, दिस अप्रोच इज हाईली अप्रिशिएबल एंड आई होप कि दिस एटीट्यूड ऑफ द बीएमएस स्कॉलर विल मेक आयुर्वेदा ग्लोबल। ओके, कीप इट अप। सो अब आप पूछती हैं कि नेशनल लेवल पर क्या हो रहा है। मैं यहाँ पर आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आज के 10 साल पहले रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कहीं कोई आईआईटी का प्रोफेसर या किसी एनआईटी का प्रोफेसर या इंडिया के जो टॉप मोस्ट सीएसआईआर के इंस्टीट्यूशंस हैं, सीएसआईआर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस साइंस टेक्नोलॉजी की यूनिट है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी पूरे इंडिया में करीबन मोर देन 35 डिफरेंट ब्रांचेज हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा एनबीआरआई, सीमैप, सीडीआरआई, ये सब इनके ब्रांचेज हैं। तो उसी तरीके से आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, और आईआईटीज तो आप जान ही रहे हैं, एम्स तो आप जान ही रहे हैं। यहाँ पर आयुर्वेद के लोगों को बहुत ढंग से न जाना जाता था और न आयुर्वेद के बारे में इन लोगों की ओपिनियन बहुत अच्छी बनी रहती थी। लेकिन ये जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, और टीना के चैनल के माध्यम से मैं सभी विद्यार्थियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही गेम चेंजर है। वो इसलिए कि आज आप देखिए तो आईआईटी का प्रोफेसर आयुर्वेद के प्रोफेसर से बात करता है, आयुर्वेद का प्रोफेसर आईआईटी के प्रोफेसर से बात करता है कि हमें एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर नंबर 1 रैंकिंग में, नंबर 1 यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, वहाँ भी आयुर्वेद के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वहाँ भी भंग भस्म के ऊपर हम लोग प्रोफेसर नागेश्वर राव के साथ काम कर रहे हैं। जिसके अभी मैं आपको बताऊं कि मरकरी बैन की जो बात चल रही है, तो 6 आईआईटीज के प्रोफेसर थे और 29 अगस्त 2019 को, बात पुरानी हो गई, लेकिन कोई भी आयुर्वेद और मर्क्यूरियल प्रिपरेशन और हमारे शोधन मारण को मानने को तैयार नहीं था। जितने भी वो बाकी वहाँ पर यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम से उनका था कि नहीं मरकरी पर बैन हो जाना चाहिए। तो चलिए बोलता चलता हूँ कि पूरे इंडिया में 700 टन मरकरी का यूज़ आज भी हो रहा है, और जिसमें आयुर्वेद में सिर्फ 40 टन मरकरी यूज़ होती है रस औषधि बनाने में। बाकी 660 टन मरकरी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, कॉस्मेटिक्स में जाती है। लेकिन ये 40 टन के ऊपर लेकर के ही इतनी सारी बहुत सारी बातें हो रही थी। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज इस पर काम कर रही है। तो वहाँ 6 आईआईटी के प्रोफेसर थे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी चेन्नई और आईआईटी रुड़की, और सबका मत था कि मरकरी पर बैन लगना चाहिए। लेकिन जब मैंने बंग बस पर आईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का पब्लिश्ड पेपर बताया, दिखाया, तो लोग धीरे धीरे मानना शुरू किए कि नहीं भाई, हाँ आयुर्वेद साइंटिफिक है और इनकी शोधन मारण संस्कार के प्रोसेसेस का इम्पैक्ट आता है। और फिर अपने जितने भी साइंटिफिक पब्लिकेशन थे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे से रस सिंदूर के स्ट्रक्चर के ऊपर, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस समय कोई भी इंडिया का टॉप मोस्ट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन आयुर्वेद के ऊपर काम करने को तैयार है। तो आप निश्चित रूप से जानिए कि जब ये आयुर्वेद के ऊपर काम करने को तैयार हैं तो इनको आयुर्वेदिस्ट की जरूरत है, और बिना आयुर्वेदिस्ट के ये लोग काम करेंगे तो भाई हाथ रॉबर्ट शेपर वाला हो जाएगा, जो कि बॉस्टन यूनिवर्सिटी में हुआ था, कि उनके कोई रिजल्ट सही नहीं रहे और उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी क्वेश्चन मार्क में आ गई थी। तो इस समय आपको एक दूसरी तरफ ले चलूँ तो टेलीविज़न, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, ये मैं 12 बजे के बाद तमाम प्राइवेट चैनल्स पर आने वाले आयुर्वेदिक कार्यक्रमों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पता नहीं क्या क्या बताते हैं और क्या क्या बेचते हैं। उनमें भी कुछ बहुत अच्छे हैं लेकिन कुछ बहुत बुरे भी हैं जो सिर्फ कॉमर्शलाइज कर रहे हैं, और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा।
लेकिन आप ऑल इंडिया रेडियो पर देखिए और जितने भी आपके कॉलेज में टीचर्स होंगे आसपास में, इस चैनल से आपको मैं समझता हूँ कि पूरी कंट्री टीना को सुन रही है और टीना के माध्यम से मुझे सुन रही है। तो आप अपने टीचर से पूछिएगा कि सर आपको जो आपके एरिया का ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है या दूरदर्शन का है भारत सरकार के, कितनी बार आपको वक्तव्य देने के लिए बुला रहे हैं और आयुर्वेद का प्रोपोगेशन प्रचार प्रसार के लिए बात कर रहे हैं। तो ये सब बड़े अच्छे संकेत हैं। और जहाँ तक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात आप देखें तो एक सिंपल सी बात है कि मेडिकल ऑफिसर तो लगभग हर राज्य में, आप उत्तर प्रदेश की बात करें जहाँ से हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, तो पिछले 4 साल में 500 600 वैकेंसीज आई और उनमें रिक्रूटमेंट बहुत फेयर हो रहे हैं। हर राज्य में ये चीज़ें हो रही हैं। टीना जो हमारा इंटरव्यू ले रही है राजस्थान से है, राजस्थान में भी एमओ के इंटरव्यूज हो रहे हैं और नए नए कॉलेजेस खुल रहे हैं। ये तो चलिए गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी हुई, लेकिन दूसरा प्राइवेट सेक्टर भी आपको लेने के लिए तैयार है। जितने कॉर्पोरेट हैं, फोर्टिस है, मेदांता है और जो भी ये बड़े बड़े हाउसेस हैं, चाहे मेडिकल कॉर्पोरेट्स हैं, वो अपने यहाँ आयुर्वेद विंग ले रहे हैं और आपको इक्वल ऑनरेडियम भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ बशर्ते कि आप क्वालिफाई करते हो। डॉक्टर गीता कृष्णन की कंसल्टेशन चार्ज मेदांता दिल्ली में वही है जो उनके एक रोबोटिक सर्जन की इक्वल। तो ये आपके पोटेंसी के ऊपर आता है। और नेशनल लेवल पर मैं यही कहना चाहता हूँ टीना कुमारी के चैनल से आप सभी लोगों के सामने कि आपके बारे में सबकी सोच परिवर्तित हो गई है। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे, जिनको आप IAS ऑफिसर्स या ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, जिनको भी आप पॉलिसी मेकर्स कहते हैं, जो कि आपके मिनिस्टर्स हैं, MLAs हैं, MP हैं, और इसका बहुत कुछ श्रेय वर्तमान लीडरशिप को भी जाता है। लेकिन बहुत बड़ा लेकिन अभी भी है, ये जो पॉजिटिवनेस है एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के रूप में लेकर के नहीं है। अभी बस ये लोग वेलनेस काम चलाऊं आयुर्वेद अभी को इस रूप में देखना चाहते हैं कि हाँ बड़े दुख की बात है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिस गुजरात राज्य को लेकर के गुजरात सरकार ही आयुर्वेदिक चिकित्सकों को बराबर वेतनमान न देने के खिलाफ गई थी और गुजरात सरकार जीत गई, आयुर्वेदिक चिकित्सकों का संघ हार गया। तो उसमें जो कंपैरेटिव नोट दिए गए थे टीना, तो उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि आयुर्वेद के लोग जलसा करते हैं, मजमा लगाते हैं, इन लोगों का काम ये है, जबकि एलोपैथी के डॉक्टर्स OPD करते हैं, इमरजेंसी करते हैं, OT करते हैं। ये कंपैरिजन चार्ट आपने देखा होगा मीडिया, सोशल मीडिया पर बहुत सर्कुलेट हुआ था। तो इन सब चीज़ों से हमें थोड़ा सा ऊपर उठना होगा। और जो हमारी ये छवि जो बन रही है कि हम जलसा लगाने वाले हैं, हम खाली बस छोटी मोटी चीज़ों के डॉक्टर हैं, चूरन चटनी, हाँ, तो वो चीज़ों से हमें ऊपर उठना होगा और हमें एक पूर्ण चिकित्सक के रूप में अपने आप को स्थापित करना होगा। और वो हम लोग कर रहे हैं और इसमें सरकारी नीतियाँ भी, और तो एक समाज का जो माइंडसेट है आज पूरी तरह से परिवर्तित है। मैं जब 1986 में 1986 में जब मैं आयुर्वेद पढ़ने आया, उस समय के अविभाजित उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार आज उत्तराखंड में है, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था और सिक्योरिटी के द्वारा मुझे वही कॉलेज मिला। तो जब मैं वहाँ गया तो मैं ये देखता था कि हमारे बैच के लोग जब यात्रा करते थे, लखनऊ मुरादाबाद आते थे और उनसे कोई पूछता था, मेरे सामने की घटना है, एक बैच मेट मेरा आ रहा था, मैं आ रहा था, उसमें से एक बुजुर्ग ने पूछा कि कहाँ पढ़ते हो, तो उसने कहा कि मेडिकल कॉलेज में। तो वो बुजुर्ग भी बड़े पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा कि तुम लोग तो हरिद्वार में चढ़े हो, हरिद्वार में तो कोई मेडिकल कॉलेज है नहीं। तब मेरे उस मित्र का मुंह देखने लायक था। उसने ये नहीं बताया था कि वो आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ता है, उसने ये बोला कि मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ। और वो जो बुजुर्ग सामने थे ट्रेन में स्लीपर क्लास में, भाई वो पढ़े लिखे थे और उन्होंने कहा कि नहीं, हरिद्वार में तो मेरी जानकारी में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। तब वो बोला कि नहीं, हम आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ते हैं। आज ये है कि आप कहीं भी जाइए, किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाइए और बताइए कि नहीं आप आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ते हैं, तो अगला बंदा समाज के किसी वर्ग से हो, चाहे उच्च वर्ग से हो, लाइट वर्ग से हो, किसी भी वर्ग से हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, निम्न वर्गीय हो, आजकल तो आयुर्वेद का जमाना है, यही वो कहेगा आपको और बूस्ट अप करता है। तो इसका हमें संरक्षण करना है, इस विश्वास को बनाए रखना है और इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है। सरकार, समाज सभी हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं।
आज कोई नाक सिकोड़ते हुए आयुर्वेद में नहीं आता है। बहुत सारे लोग आयुर्वेद में स्वेच्छा से आ रहे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इस समय आपको सिर्फ आयुर्वेद पढ़ना है, शास्त्रीय आयुर्वेद पढ़ना है, इसको युगानुरूप भी बनाते हुए करना है। और रिसर्चेस के लिए तो सारे दरवाजे खुल गए हैं। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि रिसर्च आयुर्वेद के डॉक्ट्रिन्स पर, आयुर्वेद की ड्रग्स पर इनवाइट ना कर रहा हो। और दूसरी बात में लगे हाथ थोड़ी औषधियों की करता चलूं, तो इसमें 5 गुना 6 गुना की वृद्धि हुई है। अभी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने, टीना आपने देखा होगा कि गोवा के विश्व वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस में उन्होंने कहा कि हमारा व्यापार 1,20,000 करोड़ का हो गया। तो ये दिखाता है कि हमारी स्वीकार्यता कितनी बढ़ रही है। लेकिन हमें इसकी रक्षा करनी है और इस स्वीकार्यता के साथ साथ हमारे चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। वहीं एक फिलिप केरल के डॉक्टर साहब हैं, हिपेटोलॉजिस्ट हैं, तथाकथित तो नहीं, वो हिपेटोलॉजिस्ट ही हैं, लेकिन वो हमेशा एक युद्ध छेड़े रहते हैं आयुर्वेद के खिलाफ, ट्विटर अकाउंट से लेकर कहीं भी। तो ऐसे लोगों को हमें अच्छा खासा उत्तर देना होगा और हम लोग देंगे, तथ्यों के साथ देंगे। जैसे रॉबर्ट शेपर को दिया था बोस्टन में, वैसे ही इनको भी मिलेगा। तो इस समय पूरा आयुर्वेद एकजुट होकर के आयुर्वेद, शास्त्रीय आयुर्वेद और वैज्ञानिक आयुर्वेद इस माध्यम की तरफ से बढ़े। खाली वो रियोटिक साउंड से काम नहीं चलेगा। यानी बड़े मतलब कि मैं कह सकता हूँ और पूरी गंभीरता से कह सकता हूँ कि एक वर्ग आयुर्वेद में आज भी वो है जो कहता है कि इसको विज्ञान से अलग कर देना चाहिए, और वो नए नए कार्यक्रम करा रहा है और ऐसे ऐसे योद्धाओं को सामने ला रहा है जो अपने संभाषण में कह रहे हैं, अपने उद्बोधन में कह रहे हैं कि आयुर्वेद को विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। देखिए मैं कितना बड़ा सफल चिकित्सक हूँ। मैं थोड़ा सा इससे अपना मत वैभिन्न रखता हूँ। आयुर्वेद को विज्ञान की आवश्यकता है और आयुर्वेद के प्राचीन महर्षियों ने दूसरे शास्त्र के ज्ञान को, तत्व ज्ञान को बढ़ावा दिया है। स्वयं आचार्य चरक ने कहा है कि परतंत्र का अध्ययन करिए और उसको अपने शास्त्र में मिलाइए। अपने एनसीआईएसएम के जो चेयरमैन साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, डॉक्टर देव पुजारी जी, वही कहते हैं कि सबको आत्मसात कर लीजिए। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आयुर्वेद, शास्त्रीय आयुर्वेद विज्ञान के साथ, जो भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की सोच थी। और टीना, आप बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा हैं, तो आप बीचू के एस्टेब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट पेपर पढ़िए और उसमें देखिए कि उन्होंने कैसे लिखा है कि भारत के प्रत्येक गांव में एक वैद्य है जो उस चिकित्सा व्यवस्था को सैकड़ों साल से संभाले हुए है। लेकिन आज आवश्यकता है कि इस चिकित्सा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए आयुर्वेद में विज्ञान जोड़ा जाए। ये मालवीय जी महाराज ने लिखा है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा व्यवस्था को, आयुर्वेद के विकास के लिए उसमें विज्ञान जोड़ा जाए। इसलिए उन्होंने आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना की। साथ में आयुर्वेदिक कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टीचर्स अपॉइंट किए कि आयुर्वेद के लोगों को विज्ञान बताया जाए। और फिर उन्होंने कॉलेज में रखा आयुर्वेदीय शिक्षकों को और विज्ञान के शिक्षकों को, जबकि आयुर्वेदिक चिकित्सालय में आयुर्वेदिक चिकित्सकों के साथ एलोपैथिक चिकित्सकों के वो उन्होंने अपॉइंट किया जो एमबीबीएस डिग्रीधारी थे और उनका आयुर्वेदिक कॉलेज में, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट हुआ। तो ये अप्रोच इंटीग्रेटेड महामना की थी, वही अप्रोच जरूरी है। तो मैं उनकी बात को फिर से वहीं ग्रामीण स्तर पर ले जाऊं तो मालवीय जी ने अपने कॉन्सेप्ट पेपर में, मालवीय जी महाराज ने लिखा है कि उस समय भारत में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज थे, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई। और उनके जो प्रोडक्ट्स निकलते थे वो एक एक भारत के जिले में, ब्रिटिश भारत में समझिए आप 1904, तो एक एक एमबीबीएस हुआ करता था जिसको कि एक जिले में सिविल सर्जन कहा जाता था और वो उनका अपॉइंटमेंट होता था। तो कॉन्सेप्ट पेपर में मालवीय जी महाराज लिखते हैं कि सिविल सर्जन के पास जो चिकित्सकीय ज्ञान है वह आयुर्वेदिक ज्ञान को अगर पूरक बना ले और आयुर्वेदीय ज्ञान उस सिविल सर्जन के ज्ञान को अपने में समाहित करा ले तो भारत के गांव स्तर की चिकित्सा व्यवस्था इंटीग्रेटेड अप्रोच में बहुत अच्छी होगी। स्वस्थ भारत होगा तो संपन्न भारत होगा। हमारे भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की यह सोच आज यूएसए 2013 में लेता है। NCCIH स्थापित करता है कि नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ। आज इंटीग्रेशन पर पूरा वर्ल्ड काम कर रहा है। ऐसी कोई संस्था नहीं है, चाहे WHO हो और चाहे कोई भी संस्था हो, आज वो कहता है कि द बेस्ट ऑफ एवरी पैथी। और ये सोच भारत के मनीषियों ने
आचार्य चरक ने भी कहा कि परतंत्र का अध्ययन करके उसको आयुर्वेद में जोड़िए। हमारे फाउंडर ने भी कहा, बड़े बड़े लोगों ने कहा, मैं किसका किसका नाम लूं, हाथी कमेटी, चोपड़ा कमेटी, उडप्पा कमेटी, सबकी यही रिकमेंडेशंस हैं कि हमें आयुर्वेद को विज्ञान के साथ जोड़ते हुए द बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपने सिटीजन्स को देना चाहिए। आज आयुर्वेद के विद्यार्थियों के लिए मेरा यही सुझाव है, यही अनुरोध है कि वो आयुर्वेद को आत्मसात करें, साथ में विज्ञान को भी, और उस छलावे और भ्रम में न पड़े जैसा कि बहुत सारे लोग बहुत भारी भारी क्लेम करते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मैं उनको यहाँ पर रिकॉर्ड में लाना भी नहीं चाहता कि वो क्या कहते हैं। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आपका भविष्य एक बीएमएस के रूप में तो बहुत ही अच्छा है, आप एमडी करते हैं अच्छे संस्थान से और भी अच्छा है, आप डॉक्टरेट लेवल पर जाते हैं। समय दूर नहीं है जब विदेश की यूनिवर्सिटीज़ में आयुर्वेद के लोगों को डॉक्टरेट करने का भी अवसर आने वाले 1 या 2 दशक में मिलना शुरू हो जाएगा। थेम्स यूनिवर्सिटी लंदन है, वो अपने यहाँ कोर्स करा रही है, एमएससी के कोर्सेज शुरू हो चुके हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। तो मैं सिर्फ टीना आपको पुनः बधाई देता हूं कि आप छात्रा रहते हुए भी बीएमएस फाइनल की इतना अच्छा जागरूकता का कार्य कर रही हैं, और आपने आज मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी बात बीएमएस के हर स्टूडेंट तक पहुंचा सकूं आपके चैनल से। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं, और आपके जो भी प्रश्न होंगे आगे वार्ता का क्रम चलता रहेगा। और अच्छी सोच, अच्छी संदेश और सोचने का दायरा बढ़ाइए, वैश्विक बनाइए, आपका है। एक बात और कहना चाहता हूँ सारे बीएमएस के विद्यार्थियों को या जो भी लोग सुन रहे हैं, तो एक ये कि अभी जो हमारी एनसीआईएसएम ने 2 प्रोग्राम शुरू किए हैं कि जब यूजी के विद्यार्थी आते हैं तो उनके लिए पुनर्बोधन कार्यक्रम ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, और एक अभी पीजी के लिए संस्कार शुरू हुआ है। तो इस वर्ष के विद्यार्थियों को मुझे 3 जगह संबोधन करने का अवसर मिला। सबसे पहला संबोधन मैंने किया नॉर्दर्न ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी शिलांग, दूसरा संबोधन मैंने किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डीम्ड यूनिवर्सिटी जयपुर, और तीसरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और यहाँ मैंने अपने वार्ता में विद्यार्थियों को बीएमएस फर्स्ट ईयर के यही बताया जो आज अभी आपके टीना के चैनल से बता रहा हूँ कि विज्ञान आपका है, वैज्ञानिक संस्थाएं आपकी हैं, वैश्विक संस्थाएं आपकी हैं, चाहे वो एलोपैथी के लिए क्यों न मूल रूप से बनी हुई हो, आयुर्वेद के लिए समस्त नीतियां परिवर्तित हो रही हैं, चाहे वो नीति आयोग हो या कोई राज्य सरकार हो। हाँ, कुछ राज्य सरकारों में कुछ राजनीतिक कारणों से या उनके नेतृत्व की सोच से कुछ परेशानी हो रही है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ, आज बड़े स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि केरल को आयुर्वेद का गढ़ माना जाता है, लेकिन केरल की वर्तमान सरकार या केरल के डायरेक्टरेट के आज के निदेशक वहाँ आयुर्वेद से संबंधित किसी भी योजना को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, न ही आयुर्वेदज्ञों को कर रहे हैं। ऐसा ही हाल कुछ पश्चिम बंगाल का भी है। लेकिन चलिए, इन प्रश्नों को उठाना चाहिए, इसलिए मैं उठा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इनसे छुप के भागना चाहिए, लेकिन अभी राज्य सरकारों को बहुत कुछ करना बाकी है, और केंद्र सरकार तो अपना पूरा जोर लगा ही हुई है, उसको हमें सहयोग करना है। और जो हमारा नेतृत्व है, सचिव के रूप में 6 साल वैद्य राजेश कोटेचा जी को हुए हैं, उन्होंने निरंतर अथक प्रयास करके एक मुकाम हासिल किया है, एक ऊंचाई तक आयुर्वेद को पहुंचाया है, आयुष सिस्टम को पहुंचाया है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। साथ में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी, जो अभी तो कल आज जब आप हमसे वार्ता कर रही हैं तो अमेरिका में भारतीय ध्वज का डंका बजा करके आ रहे हैं, अभी वो मिस्र में पहुंचे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें एक आत्मविश्वास देती हैं। और अभी जो सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है और एक अमृत काल की जो समयावधि रखी है, उसमें मैं आयुर्वेद का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देखता हूँ टीना। और मैं समझता हूँ कि आपके उम्र के जो बच्चे हैं, जो आपके साथ फाइनल ईयर बीएमएस में हैं, जो एमडी कर रहे हैं, या जो अभी बीएमएस फर्स्ट ईयर में हैं और अभी आएंगे आने वाले 5-6 वर्षों में, तो ये अमृत काल और आत्मनिर्भर भारत में इस पीढ़ी का योगदान हमारी पीढ़ी के साथ तो कुछ ज़्यादा ही होने वाला है। इसलिए हमें इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। और मैं एक जो शिलांग और जयपुर और बनारस यूनिवर्सिटी में जो लास्ट लाइन अपने इसमें पढ़ा था, वो मैं आपके चैनल से पढ़ रहा हूँ। वो ये है कि ग्लोबल आयुष कॉन्सेप्ट इज रियल पिलर ऑफ आत्मनिर्भर भारत। जितना आयुष आगे बढ़, अब देखिए
अभी हम लोगों ने इंटरनेशनल योगा डे मनाया 21 जून को, 9th IYD। और आप एक इसका दूसरा पहलू देखिए कि भारत से योग से संबंधित कितनी सामग्रियों का, आप योगा मैट ही ले लीजिए ना, देखिए कि इसका कितना एक्सपोर्ट हुआ है और इससे भारत की इकोनॉमी को कितना लाभ पहुंचा है। कितने योगाचार्य एग्रीगेट होकर के विदेश में गए। तो हर चीज के साथ एक इकोनॉमी जुड़ी हुई है। योग भारत से गया, इकोनॉमी भारत की बढ़ रही है। अभी भारत के ही प्रयासों से मैं फिर से टीना को एड्रेस करते हुए इसके चैनल के आप सबको एड्रेस करता हूं कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भारत ने घोषित करा है। इसमें आप क्या समझते हैं कि खाली श्री अन्न का न्यूट्रिशनल पॉइंट ही भारत सरकार के मस्तिष्क में था? वो तो था ही था, लेकिन इसके साथ जरा इकोनॉमी तो देखिए, राजस्थान की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा जब ये श्री अन्न के पूरा जब इंपोर्ट होगा। और आपको जब 5 स्टार होटल्स में, अभी मैं अपनी तारीफ में नहीं कह रहा हूँ, मुझे तो इस अवसर मिलते रहते हैं। अभी मैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के ही किसी कार्य से था दिल्ली में, और जिस होटल में रुकवाया गया था, एक 5 सितारा होटल में, तो उसके मेनू में मैंने पढ़ा कि आइटम्स ऑफ द मिलेट्स, और उसमें मिलेट का पिज्जा भी था। तो अब आप देखिए कि इससे इकोनॉमी में कितने चेंजेस आ रहे हैं। तो योगा से भारत की इकोनॉमी सुदृढ़ हुई, मिलेट से आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी सुदृढ़ होने वाली है। तो आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो आयुर्वेद से भी बहुत भारत की इकोनॉमी बदलने वाली है। और यही मैंने लिखा है कि ग्लोबल आयुष कॉन्सेप्ट इज रियल पिलर ऑफ आत्मनिर्भर भारत। द आयुष इज आंसर टू हेल्थ सेक्टर on accounts of physical, mental, social and spiritual need of global citizens. I repeat, the Ayush is answer of health sector on account of physical, mental, social and spiritual need of global citizens. We shall achieve, when I say we means अभी पीछे 10 सालों में आने वाला BMS का विद्यार्थी 2032-33 में जो एडमिशन लेगा, अभी 2022-23 वाला तो चल ही रहा है, वो मैं उसको भी गिन रहा हूँ, जो 32-33 में BMS फर्स्ट ईयर में आएगा। और हम सब जो रिटायर हो चुके होंगे तब तक, मेरा रिटायरमेंट ईयर 2032 है। तो ये पूरी जनरेशन, और हमसे भी जो 20-20 साल सीनियर अभी लोग हैं जो दीर्घजीवी हैं, बहुत विद्वान हैं, ये पूरी 100 साल की जनरेशन मिल करके जब हम लोग काम करेंगे तो वी शैल अचीव दिस इन अमृत काल। आत्मनिर्भर भारत में आयुर्वेद का योगदान। एंड व्हेन यू ऑल बडिंग आयुर्वेदिस्ट जो आप हमें सुन रहे हैं, आप जब ग्लोबल नेटवर्क ऑफ आयुष में काम करेंगे, जैसे कि आज की प्रस्तुतिकर्ता, अभी मैं इनको अगर वैद्या टीना चौधरी कहूँ तो लीगली ठीक नहीं होगा क्योंकि इन्होंने इंटर्नशिप अभी नहीं किया है, ये डॉक्टर टीना चौधरी भी नहीं कह सकते, तो अभी टीना ही कहेंगे क्योंकि विद्यार्थी हैं। तो अब जब ये आप इसको ले आएंगे इस तरह से, तो आप ग्लोबल सिटीजन में जाएंगे। और एक चीज़ हमेशा मित्रों ध्यान रखना चाहिए, पर्दे के पीछे और नींव की ईंट को भी याद रखना चाहिए। आज टीना चौधरी हमसे बात कर रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे एक और हम लोगों के साथ हैं और उसका नाम है आकृति तायल। तो आकृति तायल भी पूरा वीडियो शूट कर रही है, मैं उसको भी उतनी ही शुभकामनाएं देता हूं, और कि ये सब उतने अच्छे से आप सब आगे बढ़ें और बात को पहुंचे। आपके जो भी प्रश्न होंगे आप टीना से पूछिए, क्योंकि आप इनके चैनल पर पूछ रहे हैं, टीना हमको बताएंगी, या आप हमसे सीधे भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप इनके माध्यम से पूछें तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इनको एक फीडबैक मिलेगा कि इन्होंने जो ये प्रोग्राम किया वो कैसा रहा। तो मैं फिर से अब आप सबको शुभकामनाएं देता हुआ माइक और पूरा सिस्टम आकृति को भी धन्यवाद देते हुए टीना को देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते।